12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। अब तक हम लोग यूटिलिटी का जो मीनिंग है, उसके फीचर्स है, उनके टाइप्स है, वो देख चुके हैं। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैरिजिनल यूटिलिटी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था विथ इट्स अजम्पशन। एक बार हम लोग पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज हम इस लॉ से ही रिलेटेड सेकेंड चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैरिजिनल यूटिलिटी। अब जो अल्फ्रेड मार्शल थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इस लॉ को डिस्क्राइब किया जो थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. इन शॉर्ट में इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमें उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए बाद जो अच्छा फील होता है वो कम 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 होना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल दिया था वो थर्स्टी वाला। अगर आप थर्स्टी हो तो आप 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करोगे, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको बहुत प्यास लग रही थी। उसके बाद सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास, थोड़ा 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 कम अच्छा लगेगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग, डिक्रीज होना शुरू हो रही है। आपको कम कम अच्छा लग रहा है। तो अब ये जो लॉ है, इसके अजम्पशंस तो हम देख चुके हैं। अजम्पशंस मतलब क्या होता है कि ये चीजें होगी तो ही लॉ काम करेगा। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जहां पर ये लॉ काम नहीं करते, जैसे ऑड मैन आउट टाइप हो जाता है कि ये 5 चीजें जो एक्सेप्शंस है लॉ की, इन पर ये लॉ काम ही नहीं करेगा। मतलब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होने की बजाय और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे चीजें आप कंज्यूम करोगे वैसे वैसे आपको और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है हॉबीज। हॉबीज यानी होता है शौक। मतलब किसी को शौक होता है ना, जैसे कॉइन्स कलेक्ट करने का या स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, पेंटिंग्स कलेक्ट करने का, म्यूजिक सुनने का, बुक्स रीड करने का। तो ये जो हमारी हॉबीज होती है ना, ये जैसे जैसे हम स्टैम्प्स या कॉइन्स कलेक्ट करते हैं हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा कलेक्शन बढ़ता है, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता है, हमें और ज़्यादा प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो रही है बजाय डिक्रीज होने के। पर ये जो हॉबी वाला एक्सेप्शन है ना, वो 2 जो अजम्पशन है उनको वॉयलेट कर रहा है। पहला है होमोजेनिटी एंड दूसरा है कंटिन्यूटी। अब होमोजेनिटी को कैसे वॉयलेट कर रहा है, आपकी हॉबी है अगर स्टैम्प कलेक्ट करना, तो आप सेम टाइप के स्टैम्प्स तो कलेक्ट नहीं करोगे या फिर सेम टाइप के कॉइन्स तो कलेक्ट नहीं करोगे। आपको अलग अलग स्टैम्प्स या अलग अलग कॉइन्स चाहिए। अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो ऑब्वियसली आप सोचते हो कि अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुने, एक ही गाने को तो नहीं सुनने वाले हो ना आप। अगर कोई बुक भी रीड कर रहे हो तो सेम बुक तो रीड नहीं करोगे। तो यहाँ पर होमोजेनिटी का जो असम्पशन था ना कि जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम शेप, साइज, टेस्ट वगैरह सब सेम होना चाहिए, तो वो यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड है कंटिन्यूटी। अब जो चीजें हैं जो हम कलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली नहीं मिलती हमको, थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद या गैप के बाद मिलती है। इसलिए जब वो जो सेकेंड चीज मिलती है हमको और अच्छा लगता है, क्योंकि वो काफी मेहनत के बाद मिलती है। जो हम लोग कलेक्शंस करते हैं कॉइन्स और स्टैम्प्स का, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो वो चीजें हमें काफी मेहनत के बाद और बहुत सारे टाइम गैप के बाद मिलती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी वाला अजम्पशंस भी नहीं है। इसलिए जो हॉबी है वो 2 अजम्पशंस को वॉयलेट करती है, होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्शंस की कैटेगरी में ही रखा गया है। नेक्स्ट इज माइसर। अब माइसर का मतलब होता है कंजूस। अब जो कंजूस इंसान होता है वो एक एक पाई बचाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और जैसे जैसे उसके पैसे बचते हैं या उसका जो मनी कलेक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, उसे और ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होने की बजाय इंक्रीज होना शुरू होती है जैसे जैसे उसका स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक असम्पशन वॉयलेट हो रहा है, वो है रैशनलिटी का। अब रैशनल पर्सन जो होते हैं वो माने जाते हैं नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल माइंड के इंसान, लेकिन कंजूस लोगों को हम लोग नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कंजूस जो होते हैं वो अलग टाइप के इंसान माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक असम्पशन वॉयलेट हो रहा है। जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है एडिक्शन। एडिक्शन यानी लत किसी भी चीज की। जैसे नॉर्मली लत हम लोग मानते हैं कि लिकर की होती है, या जो गुटखा वगैरह है, जो ड्रग्स वगैरह है, उनकी लत होती है लोगों को। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे वो जो ड्रंकर्स होते हैं, जैसे जैसे उनका इंटॉक्सिकेशन लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे वो लिकर कंज्यूम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको और ज्यादा अच्छा लगता है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है।
तो जो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हो रही है ना, वो ड्रंकर्ड में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो है ना, वो इल्यूशन, एक्चुअली इट इज एन ओनली इल्यूशन। इल्यूशन मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है कि उनको ऐसे दिमाग से लग रहा है कि उन्हें अच्छा लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है वो ऑलमोस्ट सारे टाइप के एडिक्शन पे काम करते हैं। पर यहाँ पर भी एक अजम्पशन वॉलिड हो गया रैशनलिटी का। अब ऑब्वियसली आप ड्रंकर्ड्स या जो भी एडिक्टेड पर्सन्स है, ड्रग्स एडिक्टेड है या कोई भी एडिक्टेड है, आप उसको नॉर्मल इंसान तो नहीं बोलते हो। लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि जो लॉ है वो नॉर्मल इंसानों पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली जो एडिक्शंस वगैरह है ये तो एक्सेप्शंस ही होंगे इनके। द फोर्थ इज पावर। दिस इज एन एक्सेप्शंस टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स अ पावर, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस। तो अगर अब जो पावर है, जैसे जैसे किसी इंसान को पावर मिलना शुरू होता है, वैसे वैसे उसका पावर के लिए जो लस्ट होता है, जो इच्छा होती है, वो और बढ़ती है बजाय कम होने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नगर सेवक है, कोई पॉलिटिशियन है जो नगर सेवक बन गया है चुनाव जीतकर, उसे लगता है कि मुझे एमएलए बनना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक के पास पावर होता है। उसे अच्छा लगा, उसे लगा कि मेरे पास और पावर होना चाहिए, तो मुझे एमएलए बनना चाहिए। फिर वो एमएलए बन जाता है, तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे एमपी मिनिस्टर बन जाना चाहिए। फिर मिनिस्टर बनता है, तो उसको लगता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उसे पावर मिलना शुरू होता है, वैसे वैसे उसकी जो पावर का एडिक्शन है, पावर को पाने की जो इच्छा है, वो और इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर पावर जो है वो डिमिनिशिंग, जो यूटिलिटी को डिमिनिशिंग करने के बजाय और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा एक अजम्पशन वॉलिड होता है, दैट इज रैशनलिटी। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो पावर वाले इंसान होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी पॉलिटिशियंस ही ले रही हूँ वापस, क्योंकि मोस्टली अभी राजा महाराजा तो रहे नहीं है, पावर सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस के पास ही होता है। तो जैसे जैसे इन पॉलिटिशियंस को पावर मिलता है, वो रैशनल पर्सन से थोड़े थोड़े हटते जाते हैं। तो यहाँ पे जो पावर है वो भी हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ का अजम्पशन एक्सेप्शन है। द लास्ट वन इज मनी। अब मनी तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन है, क्योंकि कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको लगेगा कि भाई नहीं, अभी हमारे पास बहुत पैसा हो गया, अभी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, हमको और पैसा नहीं चाहिए। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको लगता है कि भाई पैसा तो बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे हमको पैसा मिल रहा है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो रही है। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम मनी के बदले में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, तो हमें मनी और ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स ने बोला है कि ये जो लॉ है कि जैसे जैसे हम चीजें कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, ये लॉ मनी पर भी काम करता है। कॉन्ट्रडिक्टरी है, कुछ इकोनॉमिक्स ने बोला कि ये एक्सेप्शन है, कुछ इकोनॉमिक्स ने बोला कि नहीं, ये भी काम करता है। लेकिन अल्टीमेटली तो यहाँ पर हमको एक्सेप्शन की तरह ही पढ़ना है उसको। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है वो लोगों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अ मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन। तो जो पुअर पर्सन होता है उनके लिए मनी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू रिच पर्सन। तो यहाँ पर हमने 5 एक्सेप्शंस देखे। जो अब तक हमने 5 एक्सेप्शंस देखे थे, ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये एक्चुअली में एक्सेप्शंस नहीं है, मतलब इनको है ना हम रियल एक्सेप्शंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत सारे जो अजम्पशंस है, हर एक्सेप्शन में आपने देखा था कि एक एक अजम्पशंस को वायलेट करते जा रहे हैं। तो अगर आपको एग्री डिसएग्री में पूछते हैं क्वेश्चन कि देयर आर रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, तो उसका आंसर डिसएग्री होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस जो है उनके नीचे आपको एक स्टेटमेंट मिलता है, हाउएवर दीज एक्सेप्शंस आर ओनली अपरेंट since they violate some or the other assumptions of a law and hence they are not the real exceptions. अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था वो हमने assumptions देख लिए, उसके exceptions देख लिए। लॉ काफी अच्छा था, मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया था उसको, बट कुछ जो इकोनॉमिक्स थे उनको लगा कि नहीं, ये लॉ बहुत सारी जगहों पर काम नहीं करता है, इसकी जो assumptions है वो बराबर नहीं है, या बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है बराबर, तो उन्होंने इस लॉ को क्रिटिसाइज किया। तो हमें अब पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ डीएमयू, क्रिटिसिज्म ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आया था वो था अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब आपने भी जो अजम्पशंस देखे होंगे, जो होमोजेनिटी था, जो कंटिन्यूटी था, जो कंसिस्टेंसी था, रैशनलिटी था,
ऑब्वियस है कि वो नॉर्मली तो काम नहीं करते कि अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, जैसे एप्पल है या कोई भी फल फ्रूट सब्जी कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो सारी चीज़ें सेम शेप, सेम साइज, सेम टेस्ट की होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो क्रिटिक्स लोग थे उन्होंने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया कि भाई ये जो अजम्पशंस है इसके, ये तो अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में होते ही नहीं है। The law of diminishing marginal utility is based upon the various assumptions like homogeneity, continuity, consistency, rationality. But in reality, obviously ये difficult है कि एक ही साथ में सारे के सारे जो assumptions है वो fulfill हो जाए, इसलिए इसको criticisms में रखा गया था। The second is cardinal measurement. जब हमने utility chapter start किया था तब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि utility जो होता है वो cardinal में measure नहीं कर सकते, ये एक psychological concept है। लेकिन जब हमने लॉ पढ़ना शुरू किया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ पढ़ना शुरू किया था, तब उसमें एक अजम्पशन आ गया था कि हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सके ताकि हम इसको इजीली कंपेयर कर सके, ऐड कर सके। लेकिन क्रिटिक्स लोगों ने बोला कि द लॉ ने जो अज्यूम किया है, ठीक है, उन्होंने अपने शेड्यूल ग्राफ वगैरह बनाने के लिए अच्छे से अज्यूम कर लिया, बट इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। इट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। आप नंबर्स में मेजर ही नहीं कर सकते हो यूटिलिटी को। तो यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया था। थर्ड इज इंडिविजिबल गुड्स। अब कुछ सामान जो ऐसे होते हैं ना जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा एक जो अजम्पशन था कि हम चीज़ों को डिवाइड कर करके कंज्यूम करें, तो हम कुछ चीज़ें तो है उनको डिवाइड कर ही नहीं सकते, जैसे कार है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, जो भी बल्कि गुड्स है। ऑब्वियसली आप टीवी को भी पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ कर तो थोड़ा थोड़ा घर पे नहीं लाओगे, टीवी तो पूरी की पूरी लानी पड़ेगी। तो ये जो गुड्स है ना, इनके केस में भी ये जो लॉ है वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो गुड्स है वो नॉर्मली हम लोग लाइफ टाइम में 1, 2 या मैक्स टू मैक्स 3, 4 टाइम परचेस करते हैं, और उनके बीच में इतना ज़्यादा टाइम गैप होता है कि आपका जो लॉ है वो डिमिनिशेस होता ही नहीं है। तो क्रिटिक्स लोगों ने बोला कि ये जो गुड्स है, जो इंडिविजिबल है या जो बल्कि गुड्स है, उनके केस में नहीं काम करता है लॉ, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। द फोर्थ वॉज कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पर जो बोला गया था कि द लॉ अज्यूम्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा अज्यूम किया गया था कि जो पैसे हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक रुपए से या 2 रुपए से मिल रही है, वो थ्रू आउट कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स लोगों ने आर्ग्यू किया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर कोई अमीर इंसान है तो उसके लिए 10 रुपए ज्यादा मैटर नहीं रखते, वहीं अगर कोई पुअर इंसान है तो उसके लिए 10 रुपीज भी बहुत मैटर रखते हैं। जैसे हमारे ही बचपन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें अगर कोई 1 रुपया 2 रुपया दे देता था बचपन में तो हम लोग तो बहुत खुश हो जाते थे। हमारे लिए उस टाइम वो 2 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम फटाक से बाजार जाते और उससे अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते थे। लेकिन आज अभी ये सिचुएशन में अगर किसी बच्चे को आप 2 रुपया 1 रुपया दो, एज अ मेहमान अगर आप जा रहे हो गेस्ट, और 1 रुपया 2 रुपये दो, बच्चे आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह देखेगा, क्योंकि अभी 2 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट निल है। तो ये जो कांस्टेंट था कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, मनी की सेम होनी चाहिए, वो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि मनी जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस आपकी किसी चीज की इंक्रीज होती जाती है, मनी की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती है। अब बचपन में आपको 1 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, अब यहाँ पर 1 रुपए में सिर्फ एक चॉकलेट मिलती है। तो जैसे हमारी प्राइस, जैसे हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। Now the fifth criticism is single bond. The law is restricted to the satisfaction of a single bond at a point of a time. तो लॉ के हिसाब से हमें एक टाइम पर अपनी एक बॉन्ड को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, हमको सिर्फ सिंगल बॉन्ड को ही सेटिस्फाई करना चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हम एक साथ है ना बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। इन रियलिटी मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक एक वांट को नंबर वाइज सेटिस्फाई नहीं करते, हम एक ही टाइम पर बहुत सारी अपनी जो वांट्स हैं उनको एक साथ सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया था कि ये जो इनका अजम्पशन है कि एट अ टाइम आपको सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई करना है, वो गलत है, और ये पॉइंट भी आपका क्रिटिसिज्म में आ गया था। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड और क्रिटिसिजम्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीएमयू लॉ। सिग्निफिकेंस होते हैं इंपॉर्टेंस। इतने सारे क्रिटिसिजम्स के बाद भी ये जो डीएमयू लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, ये कहीं कहीं जगहों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डीएमयू लॉ में।
उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, जो पिछले साल तक नहीं था और इस साल इन्होंने नया ऐड किया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें देखेंगे।